गरीब पर ठंड की मार। सर्दियों की एक कड़कड़ाती रात थी। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। हर तरफ कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा लोगों की हड्डियों तक कंपा रही थी। लेकिन इस सर्द रात में भी कोई ऐसा था जो सड़क किनारे बिना छत और बिना कपड़ों के इस ठंड से लड़ रहा था। सड़क के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम रघु था। फटे पुराने कपड़े पहने वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास एक पुरानी कंबल थी जो इतनी पतली हो चुकी थी कि ठंडी हवा को रोकने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसकी आंखें बार बार ऊपर उठती, जैसे आसमान से मदद की उम्मीद कर रही हों, लेकिन आसमान खामोश था। रघु के पास बैठा एक छोटा लड़का भी था, शायद उसका पोता। लड़के का नाम छोटू था। वह भी ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की हिम्मत थी। दादा, ये ठंड कब खत्म होगी? छोटू ने ठिठुरते हुए पूछा। रघु ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। सब्र रख, कोई ना कोई मदद जरूर आएगी, रघु ने कहा। लेकिन छोटू के मासूम चेहरे पर संदेह के भाव थे। वह सड़क के उस पार की रौनक देख रहा था, जहां अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे। एक होटल के बाहर से खुशबूदार खाना निकल रहा था, लेकिन रघु और छोटू के लिए वह सिर्फ एक सपना था। ठंड बढ़ती जा रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। तभी दूर से एक काले रंग की गाड़ी आती दिखी। गाड़ी चमचमाती हुई थी और उसकी खिड़कियों पर काले शीशे लगे हुए थे। गाड़ी रघु और छोटू के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। वह ऊंचे कद का, महंगे कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में चमड़े का एक बैग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी सोच में डूबा हो। उसने रघु और छोटू की हालत देखी। कुछ देर तक वह खामोशी से खड़ा रहा। फिर उसने बैग खोला और उसमें से 500 रुपए का नोट निकाला। यह लो, यह तुम्हारी ठंड दूर करने के लिए है, आदमी ने कहा। रघु ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथ से रुपये लेने से इनकार कर दिया। साहब, पैसे से ठंड नहीं जाती, हमें रोटी और गर्म कपड़ों की जरूरत है, रघु ने धीमी आवाज में कहा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नोट वापस बैग में डाल दिया। वह गाड़ी में बैठकर चला गया। रघु और छोटू ने फिर से अपनी जगह पर बैठकर ठंड सहनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार छोटू के चेहरे पर गुस्सा था। दादा, ये लोग पैसे फेंकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वह नहीं देते। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? छोटू ने रोते हुए कहा। रघु के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने छोटू को अपने पास खींच लिया और उसे अपनी पतली कंबल में छुपाने की कोशिश की। रात और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। लेकिन तभी सड़क के उस पार से एक औरत आई। वह गरीब तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके हाथ में एक बड़ा झोला था। उसने रघु और छोटू को देखा और उनके पास आकर बैठ गई। तुम दोनों को ठंड से बचने की जरूरत है। उसने झोले में से एक पुरानी लेकिन मोटी कंबल निकाली और रघु को दी। रघु ने कांपते हुए हाथों से कंबल ली और उसे छोटू के ऊपर डाल दिया। धन्यवाद बहन, उसने कहा। औरत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द झलक रहा था। वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रघु और छोटू के लिए यह कंबल किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह होते ही जब लोग सड़कों पर आने लगे, तो रघु और छोटू की हालत को देखकर कोई पत्रकार उनकी तस्वीर खींचने लगा। उसने उनकी कहानी अखबार में छापने का फैसला किया। क्या यह कहानी लोगों की मदद लाएगी, या रघु और छोटू को फिर से इस बेरहम ठंड से जूझना पड़ेगा? अभी भी सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। गरीब पर ठंड की मार। अगले दिन सुबह होते ही अखबारों में रघु और छोटू की तस्वीर छपी। शहर भर में उनकी कहानी ने लोगों का दिल पिघला दिया। कुछ ने उनके लिए दान देने का वादा किया, तो कुछ ने उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस कहानी ने सिर्फ शहरवासियों का ही ध्यान नहीं खींचा, बल्कि किसी और को भी। रघु और छोटू अभी भी उसी सड़क पर थे जहां उनकी तस्वीर ली गई थी।
एक आदमी जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी उनके पास आया। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी चाल और आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। रघु काका? उसने धीरे से पूछा। रघु ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। हाँ बोलो भाई, कौन हो तुम? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अजय कहते हैं। मैं भी कभी इस सड़क पर सोया करता था। आपकी कहानी पढ़कर मुझे यहां आने का मन हुआ। छोटू ने चुपचाप अजय को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। तो क्या आप भी हमारी तरह ठंड में जिए हैं? अजय ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन मेरे पास किस्मत ने एक मौका दिया और मैंने उसका सही इस्तेमाल किया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी ऐसा मौका मिले। नई जगह, नई शुरुआत। अजय ने रघु और छोटू को एक नई जगह ले जाने की बात कही। उसने कहा कि वह उन्हें एक छोटी नौकरी और रहने के लिए घर दिला सकता है। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। अजय उन्हें एक छोटे से गांव के किनारे बने अपने फार्म हाउस पर ले गया। फार्म हाउस सुंदर और शांत था। वहां खेतों के बीच एक छोटी झोपड़ी थी, जहां रघु और छोटू को रहने को कहा गया। अजय ने कहा, यहां काम करने के बदले तुम्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलेगी। अगर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में भी मदद करूंगा। रघु और छोटू को ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। रहस्यमयी रातें। फार्म हाउस में सब कुछ ठीक चल रहा था। छोटू खेतों में काम सीखने लगा और रघु फार्म हाउस के अन्य कामों में मदद करने लगा। लेकिन रात होते ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती। झोपड़ी के पास अजीब सी आवाजें आती। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते तो कभी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात छोटू ने डरते हुए रघु से कहा, दादा, यहां कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। रघु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, यह सब हमारा भ्रम है। मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिलों में डर भर दिया। तहखाने का राज। रात के करीब 1 बजे छोटू ने झोपड़ी के बाहर हल्की रोशनी देखी। उसने रघु को जगाया। दादा देखो, कोई खेतों के बीच में चल रहा है। दोनों डरते डरते बाहर निकले और उस रोशनी का पीछा करने लगे। रोशनी उन्हें फार्म हाउस के पीछे बने एक पुराने तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रघु और छोटू ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां अजय एक बड़े संदूक के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक लाल किताब थी जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अजय ने संदूक खोला और उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने चमक रहे थे। रघु और छोटू यह देखकर हैरान रह गए। अचानक अजय ने पीछे मुड़कर देखा। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सख्त और गुस्से से भरी हुई थी। रघु ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ रोशनी का पीछा कर रहे थे। ये सब क्या है? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा है वह किसी को मत बताना। यह खजाना मेरे परिवार की पुरानी संपत्ति है। मैं इसे सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। रघु और छोटू ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में शक गहरा हो गया। खतरनाक साजिश। अगले दिन अजय ने रघु और छोटू से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। उसने उन्हें फार्म हाउस का ध्यान रखने को कहा। लेकिन रात होते ही तहखाने में से अजीब आवाजें आने लगी। रघु और छोटू ने छुपकर देखा कि कुछ नकाब पोश लोग तहखाने में दाखिल हो रहे थे। छोटू ने फुसफुसाते हुए कहा, दादा, ये लोग चोरी करने आए हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। रघु ने तुरंत पास के गांव में जाकर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और सभी नकाब पोशों को पकड़ लिया। अजय की सच्चाई। पुलिस ने जब नकाब पोशों से पूछताछ की तो एक बड़ा राज खुला। ये लोग अजय के साथी थे। अजय ने जानबूझकर फार्म हाउस में उन्हें बुलाया था ताकि वह खजाने को बाहर निकाल सके और इसे बेचकर पैसे बना सके। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया। रघु और छोटू ने पुलिस को तहखाने के बारे में बताया। वहां से मिले खजाने को सरकार ने गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। नई जिंदगी का आगाज। इस घटना के बाद रघु और छोटू की ईमानदारी और बहादुरी के लिए उनकी सराहना की गई। सरकार ने उन्हें रहने के लिए एक घर और छोटू की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान की। अब रघु और छोटू की जिंदगी बदल चुकी थी।
छोटू स्कूल जाने लगा और रघु ने शहर में एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। एक दिन छोटू ने रघु से पूछा, दादा, क्या यह सब भगवान की योजना थी? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब इंसान ईमानदार और मेहनती होता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करता है। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब हमारी जिंदगी बेहतर होने वाली है। अंतिम संदेश, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत और ईमानदारी से आगे बढ़े तो जिंदगी हमेशा बेहतर हो जाती है।